आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉजिकल फंक्शंस। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर ये 7 फंक्शन है, जिसमें से 2 फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले सेशंस में। तो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास ये कुछ 6-7 फंक्शन है, जिनमें से 2 फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ, एरर और काउंट इफ, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में। बाकी के बचे हुए 5 फंक्शंस हम देख लेते हैं जिनका क्या यूज होता है। इसमें सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है इफ फंक्शन। ठीक है, इफ फंक्शन बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास चॉइस के आधार पे हमें आंसर लाना है, किसी चॉइस के आधार पे। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हमको दे दिए जाते हैं और आपको चॉइस के आधार पर उसकी ग्रेड बतानी है। जो भी चॉइस आप लेते हैं वो चॉइस किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमको ग्रेड बताना है कि किसी बच्चे के नंबर अगर 35 से ज़्यादा है तो वो पास ग्रेड में जाएगा, अगर उसके नंबर 35 से कम है तो उसे फेल माना जाएगा। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम इफ नाम का फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर आपके पास होता है उसे हम बोलते हैं कंडीशन। और जब भी आप एक्सेल में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कहीं पे भी कोई कंडीशन लगाते हैं तो उसका जो आंसर रिवर्ट होता है, जो रिटर्न वैल्यू होती है, वो हमेशा बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन वैल्यू में 2 तरह की वैल्यू स्टोर की जाती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका उत्तर जो भी आएगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू निकलती है तो इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है उसमें आप जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फेल हो जाती है, यानी फॉल्स अगर वो रिटर्न करता है, तो जो भी इसका थर्ड पैरामीटर होता है वो रन होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम ग्रेड लगाते हैं। तो मान लीजिए हमको ये सवाल करने के लिए दिया कि मार्क्स अगर 45 है तो इसका ग्रेड क्या निकलेगा। ऊपर क्राइटेरिया या सेशन हमको दे दिया गया है कि भाई 35 से ज़्यादा होने पर पास और 35 से कम होने पर फेल हमको यहाँ डिस्प्ले करना है। तो इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। सामने से ही डेटा को पिक करना है आपको, और डेटा को पिक करने के बाद आपको अपना लॉजिक लगाना है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होती है, अगर ऐसा है, तो जो मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ लिख दो। तो हमारे इस केस में हम पास प्रिंट करना चाहेंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन फेल हो जाए तो हम चाहेंगे कि वहां पर फेल को प्रिंट किया जाए। अब ये पूरी तरह से क्या प्रिंट होगा वो इस नंबर पे डिपेंड करता है। अब ये नंबर 45 यहाँ पर आता है और 45 इज ग्रेटर देन 35, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ट्रू है। और ट्रू होने पर जो सेकंड पैरामीटर होता है वो रन होता है, यानी कि ये इसका उत्तर हमको पास निकाल के देगा। अब इसके बाद बाकी का आंसर आप ड्रैग करके निकाल सकते हैं। तो आपके सामने आपका उत्तर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगर चॉइसेस ज्यादा हो जाए, अभी तो 2 चॉइस थी आपने निकाल दिया, लेकिन जब चॉइस बढ़ने लगती है तो आपका ये जो इफ एल्स नाम का फॉर्मूला होता है वो धीरे धीरे नेस्टेड इफ एल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर आप एक और कंडीशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चलेगा। अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास चॉइस ज्यादा आ जाए, तब हम इसे लगाते हैं। अब इस बार ग्रेड सिस्टम ही हमको फॉलो करना है, बट ग्रेड सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर आपके नंबर 35 से कम है तो सी ग्रेड आना चाहिए, लेकिन अगर 60 से कम है तो बी ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज ए ग्रेड आपको डिस्प्ले कराना है बच्चों का। गॉट इट। तो इस केस को अगर हम देखें 78 है तो ए ग्रेड आना चाहिए, इसके 12 नंबर है तो सी ग्रेड में जाएगा ये, इसके 56 नंबर है तो ऑब्वियसली ये आपका बी ग्रेड में जाएगा। 60% से कम है लेकिन 30 से ज्यादा, 35 से ज्यादा है। तो ये सवाल अब हम करें तो करें कैसे। देखिए, आपको नॉर्मली अपना वही फॉर्मूला फायर करना है जैसे इफ का लगाते हो आप। इफ आपने लगाना है, अपनी कंडीशन देनी है, डाटा लिया, पहली कंडीशन हमने लगाई, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 35 है, अगर ऐसा है तो हम क्या प्रिंट करना चाहेंगे, सी। अगर उस बच्चे के नंबर 35 से कम है तो हम यहाँ पर सी प्रिंट करना चाहेंगे, हमने सी लिख दिया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये ना हो तो, अगर ये वैल्यू यहाँ पर ना हो तो अब हमें क्या करना होगा, कॉमा लगा के एक और कंडीशन चेक करनी होगी। क्योंकि अभी हम यहाँ डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ पर बी आएगा कि ए आएगा, अभी ये नहीं चेक कर सकते। तो हमें फिर से कंडीशन लगाना होगा। तो एक बार फिर से हम इफ के साथ चलेंगे, एक और लगा दो आप। यानी कंडीशन के फेल होने पर आपका ये वाला पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा, और इस पैरामीटर में आप चाहे नंबर लिखो चाहे फॉर्मूला लिखो वो रन होगा, ऑब्वियसली रन होगा। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। हमने फिर से डाटा को पिक करना है और इस बार चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू 60 से कम है, क्या इसकी वैल्यू 60 से कम है, वो इसको चेक करेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम वहां पर बी को डिस्प्ले कर देंगे, अदरवाइज ए को डिस्प्ले कर देंगे। बाकी नंबर सारे एल्स पार्ट में आ जाएंगे, अपने आप ए पार्ट में आ जाएंगे, ए लिख देना है आपको।
अब इनकी ब्रैकेट्स क्लोज करनी है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस ब्रैकेट के नीचे आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मतलब ये ब्रैकेट अभी ओपन है। जैसे ही आप इसे क्लोज करते हैं तो रेड से रेड मैच करेगा और ब्रैकेट को बंद कर देगा और वो पीछे की तरफ जंप करेगा। तो ब्रैकेट पैरामीटर्स आप ऐसे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वापस वो इफ के पास चला गया, यानी ब्रैकेट का मिसमैच है। ब्रैकेट अभी वो ओपन करने के लिए कह रहा है, इसका कलर ब्लैक है। तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे ब्लैक कलर आना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा? आपकी जो 78 की वैल्यू होती है वो इस जगह पर आएगी, कंडीशन आपकी ये फेल हो जाएगी। कंडीशन फेल होने पर वो इस इफ वाले पार्ट के पास चला जाएगा, पूरा ब्लॉक। फिर से कंडीशन चेक होगी, आपकी 78 की वैल्यू जब यहाँ पर आएगी तो कंडीशन फिर से फेल होगी, क्योंकि 78 60 से छोटा नहीं होता है, फेल हो जाएगा ये। तो कंट्रोल जंप करेगा फिर से अगेन थर्ड पैरामीटर पे, तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है एंड यू विल ऑल ऑफ यू गेट आंसर ए। सेम इसी की तर्ज पर आप नीचे आंसर को ड्रैग करेंगे, यू विल गेट ऑल द आंसर्स फॉर ऑल द डेटा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो अभी हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पढ़े इफ एल्स से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पर आपको दूंगा एक टास्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है, उनकी एज के आधार पर आपको कैटेगरी निकालनी है। ये आपका टास्क है, आफ्टर द क्लास आप ये करेंगे आराम से। ठीक है, तो आपको डेट पे काम करना बता रखा है। अभी थोड़ी देर के बाद में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इफ एल्स भी बताया, तो ये सवाल आपसे होना चाहिए। ठीक है, इतना ही हम करा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। फेलियर सक्सेस आपकी यही परफॉर्मेंस मैच की जाती है। कोई क्वेश्चन यहाँ पर किसी का? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एंड फॉर्मूला और फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आप कब यूज करेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंड फॉर्मूला यूज कैसे करना है आपको। यहाँ पर हमारे पास अगेन एक डाटा दिया हुआ है जिसमें कुछ कस्टमर्स के नाम है, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है कि कितने के अमाउंट में उन्होंने शॉपिंग किया, और यहाँ पर डे लिखे हुए हैं कि किस दिन उन्होंने शॉपिंग किया। उसके बाद आपको ये पता करना है कि एक्चुअली क्या था, ये एक मॉल था और उस मॉल में आपको एक स्कीम दी जा रही थी कि उन लोगों को कूपन दिया जा रहा था जिन लोगों ने शॉपिंग किया था संडे को लेकिन 5,000 से ज्यादा का, तो उन लोगों को एक कूपन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो आपको पता करना है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको कूपन मिलेगा। तो जिनको कूपन मिलेगा यहाँ पर आपको मैसेज प्रोवाइड करना है एप्लीकेबल, और जिनको कूपन नहीं मिलेगा वहां पर आपको मैसेज प्रोवाइड करना है नॉट एप्लीकेबल। तो ये चीज हमको पता करनी है। गॉट इट? तो ऐसे केस में जब आपके पास दो क्राइटेरिया होते हैं, जैसे पहला क्राइटेरिया आपको अमाउंट भी चेक करना है, दूसरा क्राइटेरिया आपको डे भी चेक करना है, और ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने पर ही आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि एप्लीकेबल। तो ऐसे केस में यहाँ पर या तो एंड फॉर्मूला लगता है या फिर और फॉर्मूला लगता है, ये दो ही फॉर्मूले लग सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कब लगते हैं दोनों फॉर्मूले? जब भी क्राइटेरिया एक से ज्यादा होता है। इस बार क्राइटेरिया एक से ज्यादा है, दोनों क्राइटेरिया अलग अलग है ना, एक बार आप डे को चेक कर रहे हो, एक बार आप अमाउंट को चेक कर रहे हो, तो दोनों क्राइटेरिया आपके पास अलग अलग है। तो जब भी कभी ऐसा केस आपके पास एक्सेल में बने जहां पर मल्टीपल क्राइटेरिया आपके पास आ जाए और उनके ऊपर आपको अपना लॉजिक या कोई फॉर्मूला लगाना हो, तो वहां पर या तो आप एंड फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर और फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि दोनों में से कब कौन सा कहाँ यूज होता है। एंड फॉर्मूला आप तभी यूज करें जब आप चाहते हैं ऑल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, देन यू गो विद द एंड फॉर्मूला। लेकिन अगर आप चाहते हैं एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो उस केस में आप और फॉर्मूले के साथ जा सकते हैं। तो फिलहाल का जो केस हमें दिखाई दे रहा है वो हमें एंड की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि कूपन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है और वो भी 5,000 से ज्यादा का। तो क्राइटेरिया कहता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पर एंड फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं एंड। अब उसके बाद आपके जितने भी लॉजिक हैं एक एक करके अपनी जितनी भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पर लगा दीजिए। पहली कंडीशन, अमाउंट को पिक किया, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, कंडीशन पूरी हो जाती है। उसके बाद दूसरी कंडीशन कॉमा लगा के आपको देनी है। दूसरी कंडीशन, द डे शुड बी इक्वल टू संडे, तो ये आपने संडे चेक कर लिया। अब आपने दोनों कंडीशन यहाँ पर डाल दी है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच होंगे तभी यहाँ पर उत्तर आएगा ट्रू, क्योंकि कंडीशन जब डालते हो तो वो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, और बुलियन वैल्यू दो ही होती है, तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ट्रू आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फॉल्स आएगा। अभी आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि वो 4,000 की वजह से मिसमैच कर रहा है। गॉट इट? लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉल्स लाना नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था?
एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल लाना। तो इस सवाल को अगर हम करें तो कैसे करेंगे, अगर मैं यहां पर इसके अंदर इफ लगा दूं तो ये जो भी उत्तर आ रहा है इसको मुझे मैच करना है बस। अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर ये वैल्यू ट्रू है, समझ रहे हो बात, तो हम यहाँ पर वो मैसेज लिखेंगे जो हम ट्रू लाने पर लाना चाहते थे, तो वो होगा एप्लीकेबल। अदरवाइज हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। आपको एंटर करना है, अभी तो फॉल्स बना था ना वो, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉल्स जो है ट्रू के बराबर नहीं होता, तो वो थर्ड पैरामीटर पे जाएगा यहाँ पे, तो उत्तर क्या बनाएगा, नॉट एप्लीकेबल। अब इसको बस ड्रैग करना है, बाकी सबके उत्तर आपको सामने मिल जाएंगे। तो एक ही क्लाइंट हमारे पास ऐसा है जिस भाई साहब को हम जो है कूपन दे सकते हैं, बाकी कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो कूपन का भागीदारी है। अब आ जाते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे जिसका नाम है और फॉर्मूला। अब देखो ये जो और फॉर्मूला है ये कैसे रिएक्ट करता है, इसी सिनेरियो को चेंज कर दिया जाए, यू गेट अ वाउचर इफ यू डू द शॉपिंग ऑन अ संडे एज और अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया उन्होंने आपको बोलने की कोशिश करी कि उन लोगों को वाउचर दिया जाएगा जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है। तो भीड़ में से एक आवाज आई, सर जिन्होंने संडे को नहीं किया तो उनके साथ क्या करोगे। ठीक है, तो आप ऐसा करो किसी और दिन आके शॉपिंग कर लो, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि आपने शॉपिंग 5000 से ज्यादा का करना है। अच्छा सर संडे को कितने का करना है, संडे को भले एक माचिस की डिब्बी खरीदो तो भी आप एप्लीकेबल हो, कूपन निकालेंगे आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, आर यू गेटिंग, कूपन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर दो केस हमारे पास है, अगर आप वीकेंड पे शॉपिंग करते हो तो संडे होना चाहिए, अगर आप वीकडेज में शॉपिंग करते हो तो चेक किया जाएगा आपने अमाउंट कितने की परचेसिंग करी है। तो यहां पर दो क्राइटेरिया फिर से आते हैं, लेकिन यहां इन दोनों में से किसी एक के ट्रू होने पर हमको एप्लीकेबिलिटी देनी है। तो यहां हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसका नाम रहेगा और, तो पूरे सेट में जो पीछे किया था वही सब कुछ सेम रिपीट होगा, आप एंड की जगह पर और लगा दीजिए बस, बाकी सब कुछ फॉर्मेलिटी सारी सेम रहेंगी। आपको एंटर करना है और इसको नीचे ड्रैग कर देना है, तो जिन लोगों को मिलना होगा उन लोगों को डाटा मिल जाएगा। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि किसको डाटा मिला है किसको डाटा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है जिसका नाम है सम इफ, और उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला होगा जिसका नाम होगा सम इफ। तो सबसे पहले हम सम इफ की बात कर लेते हैं, सम इफ कैसे आपको यूज में लाना है। एक हमारे पास अगेन डाटा सेट है, इसमें कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर हमको दे दिए जाते हैं और उनकी क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी जाती है। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि हम जिस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर डालें वो केवल उसी का टोटल हमको कर कर दे। कंप्लीट टोटल हम सबको करना आता है, सब नाम का फॉर्मूला लगाओ निकाल के दे देगा, लेकिन इस बार इसमें से उसी डेटा का टोटल होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर माउस लिखा है तो माउस का ही टोटल आना चाहिए, लैपटॉप लिखोगे तो लैपटॉप का टोटल आना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडीशनल सम, जहां पर किसी कंडीशन के आधार पर आपको टोटल निकालना हो। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे सम इफ, सबसे पहले रेंज पूछी जाएगी तो रेंज के आधार पर आपको ये पूरा डाटा सेट ले लेना है। देन उसके बाद क्राइटेरिया पूछा जाएगा, इस डाटा सेट में जो चीज आपको ढूंढनी है वो आपका क्राइटेरिया होगा, तो हमारे केस में वो क्राइटेरिया हम यहाँ पे लिखते हैं, तो माउस को ढूंढा जाएगा। उसके बाद एक थर्ड पैरामीटर पूछा जाता है रेंज फॉर द सम, यानी यहाँ पर वो रेंज आपको देनी है जिसके ऊपर सम नाम का फॉर्मूला लगेगा, तो वो फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा। और वो इस पूरी रेंज में माउस को ढूंढ ढूंढ के टारगेट करेगा और उसी के डाटा को ऐड करेगा। माउस 9 मिला सामने, देन 7 मिला, देन 7 मिला, इसी चीज को वो ऐड करके आपको दे देगा। आप अगर प्रोडक्ट चेंज करते हैं यू गॉट आंसर। क्लियर हो गया। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है जिसका नाम है सम इफ्स, इसके बारे में ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, ये भी आपको टोटली करके देता है डाटा सेट में से, बट यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया मतलब कंडीशंस जो होती हैं वो ज्यादा है। पहले आपके पास एक ही कंडीशन के आधार पर आप टोटल कर रहे थे, बट इस केस में आपके पास चॉइस ज्यादा है। आपको टोटल उसी प्रोडक्ट का करना है जिसका प्रोडक्ट नेम और ब्रांड दोनों आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को कर लेते हैं तो इसके बाद और भी मल्टीपल कंडीशंस को भी लगा सकते हैं। कल को कोई स्टेट के आधार पर भी देगा, कंट्री के आधार पर भी देगा, तो वो भी वर्क करेगा जैसे इस पे आप वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका यूज होगा उसका नाम होगा सम इफ्स। कंडीशन एक से ज्यादा है तो इफ्स लगाएंगे, एक ही कंडीशन होगी तो सम इफ के साथ आपका काम होगा। अब इस फॉर्मूले में जो जो पैरामीटर आपसे पूछे जाएंगे एक एक करके आपको वो पैरामीटर सप्लाई में डालने हैं। पहला पैरामीटर आपसे पूछा जाता है सम रेंज,
यानी कि वो रेंज आपको देनी है जिसके ऊपर सम नाम का फॉर्मूला लग सकता है, दैट इज दिस। नेक्स्ट पैरामीटर में दिया जाता है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी रेंज की बात हो रही है और ये पहले क्राइटेरिया की बात हो रही है। राइट नाउ हमारे पास दो क्राइटेरिया है, या तो हम ब्रांड के साथ जा सकते हैं पहले या लैपटॉप के साथ, प्रोडक्ट के साथ, आपकी चॉइस है, आप किसी को भी ले लेंगे। तो चलिए हम प्रोडक्ट को अपना पहला क्राइटेरिया मान लेते हैं। तो इसकी रेंज बतानी है, पहले रेंज है यहाँ पे और इसका क्राइटेरिया है यहाँ पे, दैट्स फिनिश। सेम यही काम आपको बाकी लगातार करना है। अगेन आपको रेंज देनी है और क्राइटेरिया देना है। इसी तरीके से अगर इन फ्यूचर हमारे पास स्टेट होती तो ऐसी ले लेते, कंट्री होती तो ले लेते, जो मर्जी आपके पास होता आप यही डाटा सेट यूज कर। ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड देन प्रेस एंटर, यू गॉट आंसर। तो यहाँ पर सोनी लैपटॉप हमको दो बता रहा है, चेक करते हैं। तो वास्तव में दो है। अब लैपटॉप को मैं मोबाइल में चेक करके देखता हूँ, तो सोनी के मोबाइल एक भी नहीं है, तो नहीं होंगे तो नहीं दिया। माउस को चेक करके देखा तो 11 मिले, सोनी माउस 7 प्रोडक्ट यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। ब्रांड को भी चेंज करते हो तो ब्रांड के हिसाब से वो वर्क करता है। 34 ये आंसर दे रहा है, तो एलजी के जो माउस है 34। सो ये था आपका लॉजिकल फंक्शंस जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फॉर्मूले इन एक्सेल। तो फाइनेंशियल फॉर्मूले जो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे ये सारे अकाउंट पर्पस होते हैं, ये सारे लोन से रिलेटेड है, ईएमआई वगैरह से रिलेटेड है। इसमें 5 फॉर्मूले हमारे पास है, पीएमटी, पीवी, एफवी, एनपीआर, आईपीएमटी। अब ये कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या यूज होता है, सिस्टम पे देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है मंथली पेमेंट। अब इसका सिनेरियो क्या है हमारे पास और इसको कब यूज में लाया जाता है। इसको एक तरह से हम ईएमआई कैलकुलेटर भी कहते हैं। अब ईएमआई तो जानते होंगे हम सभी, जो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास होती हैं उनको ईएमआई का नाम दिया जाता है। और ये तभी बनती हैं जब आप कोई चीज उधारी में लेते हो, इसको आप लोन वगैरह का नाम देते हो। तो जब आप कोई लोन लेते हो तो उसकी किस्तें आपको बनाकर दे दी जाती हैं और आप वो किस्तें पे करना स्टार्ट करते हो, उस पर कुछ ब्याज भी ऐड होता है आपका। तो यहाँ पर एक केस है जिसमें बताया गया है कि आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, जिसके ऊपर ब्याज आपको देना पड़ रहा है 9.8% एनम यानी सालाना, और ये लोन आपने 5 साल के लिए लिया। आपको इसकी किस्तें निकालनी है कि हर महीने जो आपके इंस्टॉलमेंट का प्राइस आएगा वो कितना आएगा। इसको करने से पहले एक सवाल है जो पहले आपको क्लियर करना है, उसके बाद हम इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ तो इसका उत्तर वही आना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैंने यहाँ पर 8 लिखा है तो यहाँ पर उत्तर 8 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर माइनस में लिख दूं तो भी उत्तर 8 ही आना चाहिए। गॉट इट? चाहे मैं यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव लिखूं चाहे पॉजिटिव लिखूं, हमेशा उत्तर उसका पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप में से कोई बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। हम इस चीज को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैथमेटिकल्स की एक टर्म्स होती है एब्सोल्यूट। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें एब्सोल्यूट जरूर पढ़ा होगा आप में से किसी ने। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जो बताया गया है वो मतलब कोई साइन अगर किसी के साथ लगा हो और वो साइन हमको नहीं चाहिए तो हम एब्सोल्यूट नाम का जो फंक्शन होता है वो अपना यूज करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट और ये वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट हो जाएगी वैल्यू इसकी और ये आपको साइन हटा के वैल्यू दे देगी। आप अगर यहाँ पॉजिटिव डालते हैं तो भी यही वैल्यू आएगी, नेगेटिव डालते हैं तो भी यही आंसर आएगा। तो फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पर हमको ईएमआई कैलकुलेट करना है, सिनेरियो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया है उसका नाम है पीएमजी। फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले को रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना, नीचे पैरामीटर पढ़ो और काम करो। पहला पैरामीटर है रेट, जस्ट सेलेक्ट इट। अब जो रेट हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है सालाना, एनम मतलब सालाना, और जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो करनी है मंथली। तो हमें जब भी फाइनेंशियल फॉर्मूले दिए जाएंगे और उसके अंदर जब आपको इनपुट करना होगा तो आप अपने क्राइटेरिया के आधार पर देखिए कि किस तरह की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है ना। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जो भी आप इनपुट पैरामीटर करें वो मंथ में कन्वर्ट करके करें। ये सारे जो कैलकुलेशंस फंक्शंस मैंने आपको बताए ऑलरेडी ईएमआई से रिलेटेड है और वो मंथली इंस्टॉलमेंट से काम करते हैं, ईयरली इंस्टॉलमेंट से काम नहीं करते हैं।
तो आपको अंदर जो पैरामीटर पास करने हैं वो मंथ में कन्वर्ट करके करने हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो ये जो 9.8 आपने ले लिया है ये साल का है, तो इसको मंथ में करेंगे कन्वर्ट। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, एक महीने का रेट आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और सेकंड पैरामीटर को पढ़ना है। सेकंड पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है NPER, यानी नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल टाइम हो गया। अब टोटल टाइम हमको कहां पे दिया हुआ है, इस जगह पर दिया हुआ है। गॉट इट। तो ये वैल्यू मैंने यहां पर सिलेक्ट कर ली। कितना आंसर आ गया, 5 साल आ गया। ईयर आपने लिया, इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या मांग रहा है आपसे, अब मांग रहा है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका जो अमाउंट होता है जो आपने बैंक से लिया है वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो अमाउंट है 2 लाख रुपए का। ये आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपकी मंथली ईएमआई होगी, लेकिन वो जो आंसर आपको दिखेगा वो नेगेटिव में दिखाई देगा। आपकी ईएमआई कितनी बनी, 4,230 रुपए। ये नेगेटिव में क्यों आता है, क्योंकि ये पैसा आपका डेप्ट हो रहा है आपके प्रिंसिपल में से। वो प्रिंसिपल बैंक का ही है, वो प्रिंसिपल बैंक का ही। अब बैंक का ही पैसा उसको दे रहे हो तो आपके प्रिंसिपल में से डेप्ट हो रहा है, कम हो रहा है ना पैसा, बढ़ थोड़ी ना, कम हो रहा है। इसमें ब्याज आपकी तरफ से ऐड हुआ है, तो प्रिंसिपल में से डेप्ट होकर धीरे धीरे खत्म होता है, इसलिए माइनस में दिखाई देता है। लेकिन किसी क्लाइंट को इस तरीके से नहीं दिखाना है आपको वैल्यू कैसे दिखानी है, पॉजिटिव दिखानी है। तो इसका उत्तर क्या निकलेगा, इसीलिए हम इसको किस में बंद कर देंगे, एबीएस में बंद कर देंगे। आपको करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। इससे क्या शिक्षा मिली, इससे हमको एक मैसेज आ रहा है कि फाइनेंशियल फॉर्मूले जब भी आप लगाओ, जब भी लगाओ हमेशा एबीएस में डाल के लगाओ, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी का उत्तर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर किसी का उत्तर नेगेटिव बन रहा है तो भी पॉजिटिव रहेगा। सिंपल। तो इसलिए हमेशा जो भी फाइनेंशियल फॉर्मूले आप लगाएं तो किस में डाल के लगाएं, एबीएस में डाल के लगाएं। ओके, तो ये सवाल हमारे यहां पर पूरा होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब इस बार केस को पलट देते हैं। केस क्या पलटते हैं, फॉर्मूला है आपका एनपीआर, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी नंबर ऑफ पीरियड। और इसको तब यूज करते हैं जब आपको इंस्टॉलमेंट की संख्या निकालनी हो। केस मान लीजिए आपके पास ये दिया जाता है, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और ये तकरीबन आपने 1 साल 1 महीने के लिए ले लिया। मतलब कितने महीने के लिए लिया वो नहीं है, लेकिन 13% के रेट पे ले लिया। 13% समझ में आया, 100 रुपए पे 13 रुपए ब्याज लगेगा 1 साल के अंदर। और आपने बैंक को बोला कि मैं हर महीने 2800 रुपए आपको दूंगा। मैं हर महीने कितने दूंगा, 2800 रुपए। मेरे को आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बता दीजिए। इस बार उल्टा हो गया केस। पहले बैंक आपसे ये पूछता था कितने साल की किस्त बनाऊं, 5 साल की, 3 साल की, 7 साल की। लेकिन आपने उल्टा कर दिया केस को। आपने कहा कि मैं हर महीने आपको इतने पैसे दे सकता हूं, मेरे को बताओ कितनी किस्त बनेगी। केस उल्टा हो गया। तो आप हर महीने उसको जो पैसा दे रहे हो और आपको पता है कि पीएमटी की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए पहले ही उसको नेगेटिव करके चलना है, यहाँ पर डालो पैरामीटर, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूले में फिर नेगेटिव करके डालना पड़ेगा आपको, यहीं पे नेगेटिव करके डालो। अब हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं और देखते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना निकल के आएगा। इक्वल टू किया, एबीएस लगाया पहले, एनपीआर, पहला पैरामीटर आता है रेट। अब मेरे को खुद बताओ क्या करेंगे हम इसके साथ, डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि ये रेट एनम यानी मंथली सालाना है, इसको मंथ में करेंगे कन्वर्ट। उसके बाद सेकंड पैरामीटर आता है पीएमटी। पीएमटी की वैल्यू कहां पर है, दिस वन। ये ऑलरेडी मंथ में, इसको छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल ये रहा। आपका सारा डाटा यूज हो गया, अब किसी पैरामीटर को डालने की जरूरत नहीं है। आपको करना है क्लोज, कर दीजिए एंटर। तो टोटल नंबर ऑफ किस्त कितनी आ गई, तो कुल मिलाकर 4.25 साल की किस्तें बनेंगी, 4.25 साल। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए पे करने में उसको 4.25 साल लगेंगे, ब्याज ऐड कर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। सर ये मंथ्स में आई है जो, नेक्स्ट हमारे पास आता है अपना अगला फॉर्मूला जिसका नाम है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन अ मंथली पेमेंट।
तो इसको ऐसे समझिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सिनेरियो लिया था कि 2 लाख रुपए 9.8% का ब्याज, 60 महीने की किस्तें, ईएमआई निकल के आई थी 4,230 रुपए। अब आपको सवाल दिया जाता है कि जो इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, जैसे मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, तो इस इंस्टॉलमेंट पे ब्याज कितना लग रहा है ये निकालना है। अगर हम पहले इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो ब्याज कितना लग रहा है, तीसरी दे रहे हैं तो कितना लग रहा है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो ब्याज यहाँ पर आ रहा है निकला हुआ, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दूँ। अगर मैं पहले इंस्टॉलमेंट दूंगा तो ब्याज निकल के आएगा, दूसरी दूंगा तो भी ब्याज निकल के आएगा। एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, मान लीजिए अगर पहली इंस्टॉलमेंट आपने दी और उसका ब्याज 1800 कुछ निकल के आता है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज 1800 कुछ निकल के आता है, तो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी उसका ब्याज तकरीबन आपको क्या लगता है क्या निकल के आएगा, 1800 निकल के आएगा, ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, कम निकलेगा, कारण क्योंकि प्रिंसिपल कम हो जाएगा। करेक्ट, ऐसे सोचा करो, बहुत बढ़िया सोचा। क्योंकि जैसे जैसे आप पेमेंट दे रहे हो उसको, प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जा रहा है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जा रहा है तो ब्याज ऑब्वियसली कम लगेगा उस पर। अगर हम लास्ट किस्त की बात करें तो उसमें ब्याज बहुत ही कम होगा, आखिरी किस्त पे ब्याज बहुत कम होगा, क्योंकि सारा पैसा तो चुका चुके हो आप, बची कितना रहा होगा, 5-6 हजार। समझ रहे हो, सारा पैसा तो आपने चुका दिया, 59 किस्त भर चुके हो तो 59 किस्त है। अब रहे कितना गया होगा, सारा तो पैसा दे दिया, 5-6 हजार रह रहे होंगे, कितना ही ब्याज लगेगा उस पर, ठीक है, मामूली सा ब्याज होगा। तो ये चीज रहती है। तो चलिए अब इसको निकालना सीखेंगे कि किसी इंस्टॉलमेंट नंबर को डालकर उसका ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया है आईपीएमटी का, इसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज रेट कन्वर्टेड इनटू द मंथ, सेकंड पैरामीटर इज पीरियड यानी इंस्टॉलमेंट नंबर, वो इंस्टॉलमेंट नंबर यहां पर है। थर्ड पैरामीटर इज टोटल पीरियड यानी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो यहां पर है, ऑलरेडी मंथ में है तो आगे बढ़ेगी। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रिंसिपल वैल्यू, वो यहां पर है। आपने सारे पैरामीटर दे देने। एक बात यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कोई पैरामीटर आपसे यहां पूछा जाए और वो पैरामीटर आपके पास ना हो तो जबरदस्ती नहीं है डालना है, कभी कुछ भी बना के डाल दो, उत्तर गलत आएगा, जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई पैरामीटर आपसे पूछा जाए और वो पैरामीटर आपके पास ना हो तो जीरो लिखना है वहां पे। जब वो पैरामीटर ही नहीं है तो वैल्यू क्या देनी है आपको, जीरो, उसको कैलकुलेट नहीं करना है, जीरो डालना है वहां पर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी हमने इसे क्लोज कर दिया, नाउ प्रेस एंटर, आ गया ब्याज 1633 यानी $1633 आपका इंस्टॉलमेंट नंबर है। अब आखिरी किस्त की मैं जो बात कर रहा था, कम होगा ब्याज, मात्र 34 ब्याज है उस पर। ओके, तो ये चीज हम इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है एफवी। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, और इसको कब हम यूज में लाते हैं, जब भी आप लोग बैंक वगैरह में अपनी एफडी कराते हो ना, तब ये फॉर्मूला वहां पर यूज होता है। जैसे मान लो आपके पास 50,000 रुपए और आपने बैंक में 3 साल की एफडी करा दी, तो बैंक आपको ब्याज देगा तकरीबन 6.5% का, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया। अब पता करना है आपको भाई कितना ब्याज बना टोटल, मतलब मैच्योरिटी कितनी बनेगी। तो हम उससे पूछते हैं कैशियर से कि भाई टोटल कितना पैसा बनेगा, इस पे लिख के दे दो, बॉन्ड पे लिख के दे दो, तो लिख के भी देता है आपको। हम खुद भी निकाल सकते हैं कि उसने जो लिख के दिया वो ठीक है कि गलत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट ऐसा नहीं कि 15-15 हजार का डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। तो हम ये निकालें कैसे, फॉर्मूला आप फायर करेंगे यहाँ पर एफ बी। यहाँ पर एफ बी क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि जो मेच्योरिटी आपको मिलती है वो भविष्य में मिलती है, कुछ समय के बाद मिलती है, फ्यूचर में मिलती है, इसलिए यहाँ पर उसे फ्यूचर वैल्यू के नाम से उन्होंने डिनोट कर दिया, इस चीज को फ्यूचर वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रेट दिया, ऑलरेडी मंथ है तो ईयर बना लो, मतलब मंथ बना लो, ईयर में दे रखा है डाटा। फिर सेकंड पैरामीटर में नंबर ऑफ पीरियड आ गया जो कि 3 साल है, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लो। थर्ड पैरामीटर में पीएमटी पूछा गया, पीएमटी नाम की तो कोई चीज है नहीं हमारे पास, और आपको बताया गया था कि जब कोई पैरामीटर पूछा जाए जब आपके पास ना हो तो आप वहां जीरो डाल दो, हमने जीरो डाल देना। उसके बाद आपसे अब प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा रही है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास ऊपर टॉप में दी गई है 50,000 रुपए, इसको सिलेक्ट कर लो तुरंत आप, ब्रैकेट्स क्लोज करके करिए प्रेस एंटर। कितना अमाउंट आया, 60,734 रुपए आपके पास पैसे मिलेंगे जब आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी, तकरीबन 60,734 रुपए, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जुड़ जाता है, किस हिसाब से आता है,
हर महीने ब्याज लग रहा है ना उस पे, उसके ऊपर भी ब्याज लग के तब आता है, एक एक्यूरेट अमाउंट आपका बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा आखिरी फॉर्मूला, इसके बाद टॉपिक कवर होगा आपका। तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आता है पीवी, और इसका मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। इसको हम किस केस में यूज कर सकते हैं, देखो एक केस फिर से लेते हैं आप। मान लीजिए आप बैंक में गए और बैंक में जाके बैंक वाले को बोले कि भाई 1 साल की एफडी करनी है, तो ये बता कितना ब्याज चल रहा है। तो बैंक वाला बोला भाई देख सामने लिख रहा है। तो तुमने देखा, नजर मारी, तो तुमको दिखा कि 1 साल वाले पे सबसे ज्यादा ब्याज था, एक लिमिट अमाउंट था, 6.5%, 7% ऐसे लिखा हुआ था। आपने कहा 1 साल वाली एफडी कर, तो वो सामने से बोलेगा कितने की करूं। तुमने भी पलट के जवाब दिया इतने की कर दे कि 1 साल के बाद 1 लाख रुपए बन जाए। आप भी समझदार, आपने भी पलट के उत्तर दिया इतने की कर दे कि जब मैं तेरे पास 1 साल के बाद आऊं तो पूरे 1 लाख रुपए की गड्डी दे तू मेरे को। और वो कंफ्यूज, भाई मैं कैसे करूं? तो तुम उसको वो अमाउंट बता दीजिए, तो आप लोग वो अमाउंट निकाल सकते हो। अभी हाल फिलहाल में क्या होता है, बैंक में जाते हैं 1 लाख रुपए देते हैं, एफडी करा लेते हैं, जिस दिन पूरे होते हैं निकाल के लाते हैं तो पैसा दे देता है 1,05,425 रुपए, तो टैक्स वैक्स कट गया। और वो 1 लाख रुपए जो हमारे पास आते हैं, ऊपर के जो पैसे होते हैं वो फिर खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर वो बैंक वाला तुमको एफडी पर पूरे 1 लाख रुपए देता, उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, बहुत रेयर होता है, वो पूरी गड्डी होती है ना सेट, उसको सेट ही करके रख देते हैं, पूरा 1 लाख है, छेड़ा नहीं जाता वो पॉइंट, तो अच्छा भी होता है, पूरा 1 लाख रुपए हमारे पास आ गए। तो भाई ऐसा ही करना है इस बार। आप इस बार कभी बैंक में जाओ पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ, उसको ऐसे ही देना नोट गिन गिन के, पकड़ भाई 90,325 रुपए। वो कहेगा भाई क्या कर रहा है तू, कर तो सही। थोड़ी देर के लिए तो एजप्शन बनेगी उसकी, हमारी उसकी नजर में पागल आ गया, वो सन किया गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो कंप्यूटर में डाल देगा, डालते हैं बनती है एफडी, तो वो उसके ऊपर है वो क्या कर रहा है, लेकिन एफडी बनती है आपकी। 100 रुपए के ऊपर आप 1 रुपया भी जमा करेंगे तो 101 रुपए की भी एफडी बनती है। और वो जब डाल देगा सिस्टम में चेक करेगा मेच्योरिटी, जब लिखेगा ना फिगर से पूरा 1 लाख रुपए बैठेगा, वो दिल से फिर तुमको सैल्यूट करेगा, भाई क्या बंदा है, पहले ही कैलकुलेट करके आया था क्या, बोलेगा जरूर। तो ये हिसाब किताब होता है, समझ में आ गया बात। तो यहां पर उसको निकाला जा सकता है, उसको निकालें कैसे, तो यहां पर चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला एबीएस लगाएं, फिर पीवी डालते हैं, पैरामीटर पढ़ पढ़ के काम। पहला पैरामीटर क्या है, रेट, कर दो भाई मंथ में कन्वर्ट। दूसरा पैरामीटर टोटल टाइम, 1 साल का है, कर दो इसको कन्वर्ट। तीसरा पैरामीटर पीएमटी है ही नहीं, जीरो। आखिरी पैरामीटर फ्यूचर वैल्यू, बगल में पड़ी हुई है 1 लाख रुपए, डाल दो। क्लोज द ब्रैकेट्स, प्रेस एंटर। कितना अमाउंट आया, इतने ही देना उसको, 93,723 रुपए। तो कितना पैसा मिलेगा आपको पूरे 1 साल बाद, 1 लाख रुपए। करेक्ट, 1 लाख रुपए आपके पास होंगे, समझ गए। तो ये थे हमारे आज के पूरे फंक्शंस जो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आने वाले सेशन में मैं आप लोगों को लुकअप फॉर्मूले बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड होते हैं। दो चीजें हमेशा याद रखना अगर आप एक्सेल का इंटरव्यू दे रहे हैं, रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, इसमें होता है पिवट टेबल का इस्तेमाल। दूसरा लुकअप लगाना आना चाहिए, इसमें लुकअप फॉर्मूले लगते हैं जो भी पढ़ाए जाएंगे। बाकी तो ये दूर की छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आप करते हैं। यानी वो दो चीजें जो मैंने आपको बताई है, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें ये सवाल ना किए जाए। कई बार पूछते थे ना हम लोग कि कौन सा पेपर ऐसा होता है जिसमें कंपलसरी होता है पास होना, वो कहते थे हिंदी का पेपर। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंपलसरी होता है पास होना, वो यही है। अगर आपने इंटरव्यू में ये दो सवाल गलत कर दिए, बाकी ठीक करे, तो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। आपसे ये दो सवाल ठीक हो गए, बाकी छोटा मोटा गलती कहीं हो गया, इग्नोर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये दो सवाल आपके करेक्ट होने ही चाहिए, इस पे आपको करना ही करना है काम, ठीक है।